आज का जो हमारा सेमिनार है वो विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस पे है, जिस पे हमारे स्पीकर चेयरमैन लॉ टैक्स बार की टैक्स एकेडमी नदीम भट्ट साहब जो है उनको मदऊ किया है कि वो इसके ऊपर लेक्चर देंगे। इसमें काफ़ी सेक्शन आ जाते हैं जो कि आप फ्लैक्स पे देख भी रहे हैं। 149, 153 है, 155 है, 161 है, और भी बहुत से सेक्शन है जिस पे विद होल्डिंग की प्रोविजन जो है ना वो होती है। तो इसमें 161 की जो प्रोसीडिंग है वो 205 के साथ ही आगे चलती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम भट्ट साहब से, जो हमारे आज के की नोट स्पीकर है, सर काइंडली आप सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए डाइस पर आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। फेसबुक पे हमारा ग्रुप बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे। वहाँ पे आप जाएंगे, मेंबर बने उसके, और उसके अंदर एक मेन पेज के ऊपर फाइल्स का एक टैब पड़ा हुआ, उसको क्लिक करें तो 18 से लेके 25 तक की तमाम किताबें आपके सामने आ जाएंगी। जो आपको ज़रूरत है सारी करनी है सारी कर लें, तो 25 वाली ज़रूर करें क्योंकि अपडेटेड किताब है, तो वो आप उसको इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है, मेरे पास पिछले सेशन में एक पॉइंट रेज हुआ था, तो मैं वो स्टडी कर रहा था, तो एक नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के लिए पॉइंट करके तो सीधा मैं इधर वापस आऊँगा। जब आप 122 सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो वो ये कहता है, क्योंकि सवाल ये रेज हो गया था कि क्या किसी बंदे को अगर 111 सेक्शन हिट हुआ हो तो क्या 121 या 122 उसको हिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस दिन हमने कंक्लूड भी किया कि हाँ जी 121 या 122 दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन उसमें फर्दर एक जो एडिशन मैंने अब करनी है वो ये है कि 122 सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल की तो 120 में डीम टू बी आपका ऑर्डर हो जाएगा, और अगर आपने नहीं की तो ओबियसली 121, जैसे राणा साहब ने कहा था कि वो आपके पास रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं करते, या बाद में रिकॉर्ड्स आप नहीं प्रोड्यूस करते, तो आपको 121 लगेगा। लेकिन 121 के बाद आगे जो एक नई चीज़ आज मैंने पढ़ी है, जो मेरे नॉलेज फर्दर, वो ये है, फ़र्ज़ करें एक बंदे को 121 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसकी हो जाती है, बाद में उसकी कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएबल आर्टिकल का वो ओनर निकल आता है, तो तब भी 122 सेक्शन उसको हिट हो सकता है। और 122 में लिखा हुआ है एज मैनी टाइम्स एज द कमिश्नर डीम फिट। सो इसका मतलब ये हुआ कि एट द सेम टाइम तो नहीं हिट हो सकता, बट लेटर ऑन 121 लगने के बाद या 122 लगने के बाद एज मैनी टाइम एज द कमिश्नर डीम फिट वो उसको हो सकता है। क्योंकि देखें 122 अगर आपका हुआ या टोटल ऑडिट हुआ या 121 हुआ, वो तो उसका हुआ जो आपने इंफॉर्मेशन दी। तो सवाल ये है कि जो बैंक आपने दिए ही नहीं, जो प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर ही नहीं की, अब क्या होगा। तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर आपको 122 फर्दर एज मैनी टाइम्स एज द कमिश्नर डीम, ये एक नॉलेज के लिए आपके लिए एक पॉइंट था, आप इसको जाके देख लीजिएगा। वापस आता हूँ मैं 161 की तरफ। इससे पहले कि मैं 161 या इसकी प्रोविजंस की तरफ जाऊँ, पहले ओवरऑल इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, पहली बात तो ये है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बात करूं क्वेश्चन आंसर्स को, तो ये टैक्स कौन काटेगा, नंबर 1, कब काटेगा, कैसे काटेगा, कब जमा कराएगा, कब नहीं काटेगा, फिर काटने के बाद इसकी जो आप जमा करा देंगे तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट कब फाइल करनी है, फिर इसकी जो रिकवरी, इसको रिकवरी का ऑर्डर हम कहते हैं। ये असेसमेंट नहीं है, रिकवरी की असेसमेंट है। और आपको पता है कि पहले ये अनलिमिटेड टाइम हुआ करता था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली पैंथर टायर के अंदर जो उन्होंने हेल्ड किया था कि आप इनकम टैक्स की जो असेसमेंट है उसी की तरह 6 साल से ज़्यादा पीछे आप नहीं जा सकते। तो वो पहले चूँकि जजमेंट्स डिफरेंट थी, तो वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू जो है वो रिजॉल्व करा दिया। क्योंकि रिकॉर्ड आपको पता है 6 साल 174 सेक्शन में 6 साल का रिकॉर्ड आपको रखना लाजमी है अगर आपकी कोई पेंडिंग असेसमेंट नहीं है। अगर आपकी पेंडिंग है तो वो अनलिमिटेड टाइम है, जब तक कि वो फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक का रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। अगर मेरा 2008 का केस अभी कोर्ट में चल रहा है तो आप कहेंगे जी वो तो टाइम बार्ड हो गया 2018 में, तो 8 नहीं टाइम बार्ड होगा जब तक ऑर्डर फाइनलिटी ऑब्टेन ना कर ले। जब फाइनलिटी का मतलब ये है कि आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी खत्म हो गए और टैक्स पेयर के भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए। जैसे 2018 भी 2024 में 30 जून 24 में आपका टाइम बार्ड हुआ था, तो 18 अब रीओपन नहीं हो सकता इनकम टैक्स और सेल टैक्स की प्रोविजन से, अनलेस लॉ उनको स्पेसिफिक पावर्स ना प्रोवाइड करें। अच्छा, अब आता हूँ जी, जो आपने टैक्स काटना है अब उसका करना क्या है। इसलिए उसके मैंने क्वेश्चन डिफरेंट बना के विद आंसर्स
ये पहला क्वेश्चन है, हु विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इस पे जजमेंट्स भी आई हुई हैं, वो आगे आपको मिलेंगी भी। वो ये कहते हैं जी कि टैक्स, पहला सवाल ये है कि विद होल्डिंग एजेंट है कौन। यहाँ तो 148 से लेके वो 236 ऑनवर्ड वाई आगे तक जाके जहाँ तक वो गया हुआ है, नंबर ऑफ सेक्शंस अवेलेबल है, 40-50 के अराउंड जितने भी ये सेक्शंस बनते हैं। तो उसमें तो कौन बंदा होगा जो टैक्स काटेगा। तो आपको हर सेक्शन के अंदर जाके ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या आप उस सेक्शन में या आपका टैक्स पेयर वो विद होल्डिंग एजेंट में आता भी है कि नहीं। आप पहला क्या जी, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन या सेक्शन यूज करेगा या एज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट सेक्शन। मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे 149 सेक्शन है, तो वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दी सैलरी, जो तनख्वाह पे करेगा, इरिस्पेक्टिव कि वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, एनपीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, अगर वो एम्प्लॉयर है और अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहा है, तो उसने 6 लाख से ऊपर जब जाना है, जो टैक्सेबल इनकम अगर एक बंदे की होगी, तो उसको टैक्स काट के तो आपने फिर पेमेंट करनी है। अब अगर आप 153 या अदरवाइज सेक्शन से बच भी जाते हैं, तो बीइंग एज एम्प्लॉयर 149 से नहीं बच सकेंगे, नंबर 1। सो मुझे पहले चेक करना है, फिर इसी तरह जब मैं 153 में जाऊंगा, 152 में जाऊंगा, 154 में ऑनवर्ड चलते चलते मैं जाऊंगा, तो कभी कभी वो यूज करेगा एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। अब वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन उस सेक्शन में उन्होंने डिफाइन कर दिया, वो कंपनी है, एओपी कितनी लिमिट पे होगी, बिल्डर डेवलपर है, सो उन्होंने डिफरेंट नाम उनके अंदर डाल दिए कैटेगरीज के, भाई ये कैटेगरीज है। तो आपने पहले ये चेक करना है कि क्या आपका टैक्स पेयर या आप खुद विद होल्डिंग एजेंट हैं कि नहीं है। अदरवाइज ये लॉ आप पे अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आप कह रहे हैं जी मेरे पास तो एम्प्लॉई कोई नहीं है, मैं तो कमीशन एजेंट हूँ, तो घर में बैठ के काम कर रहा हूँ या दफ्तर में बैठा हूँ, मेरे पास एम्प्लॉई कोई नहीं है, देयर इज़ नो एम्प्लॉई, मुझे फ़ोन आता है, मैं वो काम कर देता हूँ, घर चला जाता हूँ, सुबह शाम मेरा इस तरह काम निकल जाता है। लेकिन जहाँ आप एम्प्लॉई रखेंगे वहाँ फिर अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्स काटना पड़ेगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आएगी, क्या अगर मैं विद होल्डिंग एजेंट चले बन गया, लेकिन मेरे ऊपर विद होल्डिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रही, तो क्या विद होल्डिंग स्टेटमेंट मैंने फाइल करनी है। 165 सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि अब आपने नील की भी विद होल्डिंग स्टेटमेंट, अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन हैं तो आपको नील की भी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी हो जाएगा। सो अगर मैं 153 से बच भी गया तो 149 की वजह से मुझे विद होल्डिंग स्टेटमेंट नील की चाहे होगी तो वो फाइल करना, वरना उसकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आपको पड़ जाएगी। नंबर 2, एट व्हाट रेट टैक्स विल बी डिडक्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको हर सेक्शन की, या तो उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है या फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई आपने किस रेट के मुताबिक इस बंदे का टैक्स काटना है। आगे चलता हूँ। अब क्या है, एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल और इन द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ। अब आपको 10th शेड्यूल को भी ध्यान में रखना है, आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में है कि नहीं है। अगर वो ना हुआ तो डबल, और कहीं कहीं तो डबल से भी ज़्यादा है जहां आपको टैक्स जो है वो काटना पड़ जाएगा। जैसे आपको पता है 236 के में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अब आपको पता लग गया होगा कि एक्टिव टैक्स पेयर, लेट फाइलर और आगे फिर आपका एंड पे जो नॉन फाइलर है वो उनके रेट्स उन्होंने अलग अलग कर दी, और एंड वाला जो कॉलम है जो नॉन फाइलर है उसके रेट सबसे ज़्यादा है। सो फाइलर को बेनिफिट है, 3% ऑनवर्ड चलेगा, 50 मिलियन से ऊपर की परचेज, 50 मिलियन 100 मिलियन से ऊपर, तो इस तरह वो 3, 4 और 5, 4 करके चलता है। इस तरह आगे जो लेट फाइलर है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन नॉन फाइलर का रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो 10th शेड्यूल को भी आपने ज़हन में रखना है कि आपने टैक्स जो काटना है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी है, खाली डराने वाली बातें नहीं है, ये भी है कि अगर आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं अगर उसको रिड्यूस टैक्स रेट है, जैसे आप अगर आईटी की सर्विसेज लोकल आप पाकिस्तान में लेते हैं तो वो 4% के अंदर है, अदरवाइज दूसरी जो सर्विसेज हैं वो 11% पे भी है। सो आपको ये भी चेक करना है कि आप जिसकी पेमेंट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड रेट में फॉल कर रहा है, रिड्यूस रेट में फॉल कर रहा है, एग्जेंशन में फॉल कर रहा है या हायर रेट में फॉल कर रहा है। तो ये कोई भी हो सकता है, जिसमें वो फॉल करेगा
उसके मुताबिक वो वाला टैक्स आप काट के तो जमा करवाएंगे। लेकिन पहली प्री कंडीशन क्या है कि वो विद होल्डिंग एजेंट होगा, तब फिर आगे टैक्सेबल अमाउंट आएगी तब। इस पर जजमेंट्स काफ़ी हुई हुई है। तो किसी को भी ड्रैग करने के लिए 161 में लाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आगे मैंने क्वेश्चन भी एक बनाया हुआ है कि पहले वो विद होल्डिंग एजेंट हो, फिर नंबर 2 वो टैक्सेबल अमाउंट जो पेमेंट कर रहा है उसमें वो फॉल करता हो। बी डिडक्टेड, एक तो डिडक्टेड है, कब टैक्स नहीं काटा जाएगा, ये भी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जो बेनिफिशियल होगा। अगर आपने पेमेंट नहीं की या पार्टी के पास एग्जम्पशंस रेलिवेंट सेक्शन छूट देता है या सेकंड स्केड्यूल है या एसआरओ है, तो तब आप उस पार्टी का टैक्स नहीं काटेंगे। अच्छा, अब जब आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एफबीआर आपको पता है ऑर्डिनेंस अपलोड कर चुका हुआ है 25 तक का, तो आप वो डाउनलोड करके सेव कर लें। जब भी आपको एग्जम्पशन सर्च करनी हो तो आप जैसे कहते हैं जी मुझे चाहिए 153 से एग्जम्पशन चाहिए, तो आप 153 सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ 153 होगा सब आपके सामने आ जाएगा, तो वो आप वहाँ जाके भी एग्जम्पशंस पढ़ सकते हैं। बुक के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सेक्शन वाइज उस सेक्शन से रिलेटेड जो एग्जम्पशंस हैं वो उसके अंदर ही डाल दी जाए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सेक्शन वाइज जो चार्ट जो है वो बनाया गया है। एट विच अमाउंट टैक्स विल बी डिडक्टेड, आपने जो पेमेंट करनी है वो ग्रॉस अमाउंट की होगी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स वेयर एप्लीकेबल। अब वो चाहे पीआरए का है तो पीआरए का सेल टैक्स आप ऐड करेंगे, अगर वो सेल टैक्स का है आपका 18% है, जनरल जीएसटी है तो आप वो ऐड करेंगे, रिड्यूस है तो रिड्यूस होगा, जो भी एप्लीकेबल होगा वो उस। जैसे मैंने 1 लाख की परचेज की, उसमें मुझे पता लगा जी 18% सेल टैक्स है, तो 1,18,000 रुपये जब मैं पे करूँगा तो उस अमाउंट के ऊपर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 153 सेक्शन में लिखा भी हुआ है। तो वैसे भी आपको पता कि पीआरए बाद में सेपरेट हुआ है, पहले सर्विसेज भी इनकम टैक्स का हिस्सा था। तो कुछ लोगों ने कहा जी यहाँ पीआरए तो नहीं लिखा हुआ, तो भाई वो पहले इधर ही था, वो तभी अलग हुआ है। अब ये तो नहीं हो सकता कि गुड्स में मैं सेल टैक्स ऐड करके टैक्स काटूँ और सब्सिडी में माइनस करके काटूँ, इट डजंट मीन्स। और ये रिकंसाइल भी नहीं होता, वरना समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हाँ, अगर लॉ स्पेसिफिकली कह दे कि जी इसको माइनस करके आपने करना है तो फिर बात और है। 5वां जी, व्हेन टैक्स डिडक्टेड विल बी डिपॉजिटेड। अब जनाब मैंने टैक्स तो काट लिया, ये मैंने जमा कब करवाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो एक ये रूल्स आपके सामने है जी, 43A है पहला और 43B है। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ये टैक्स काटेंगी तो सेम डेट में जिस दिन काटेंगे जमा कराएंगे। इनके अलावा जितने लोग हैं 7 days है फ्रॉम द एंड ऑफ द वीक इन विच पेमेंट वॉज मेड। अब हमने ना एक बीइंग एज ए टीचर मुझे शॉर्टकट भी लगाने होते हैं कि यार इन शॉर्ट बात करें, कम से कम आपको 8 दिन मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 14 days है। मसलन आज थर्सडे है, आज मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, ये वीकेंड होगा, संडे को रात 12 बजे ख़त्म होगा, आगे पूरा एक वीक आपको मिलेगा। आज से ऑनवर्ड आप डेज कैलकुलेट कर लें। अगर मैं मंडे को काटता, अगर मैं वीक के शुरू में काटता हूँ टैक्स, तो वो वीक ख़त्म होगा वही संडे की रात 12 बजे, तो 7 दिन वो और अगले 7 दिन, मैक्सिमम 14 दिन है। और कम से कम आपको 8 दिन जो आपको, अगर मैं संडे को रात 12 बजे से पहले टैक्स काटूँ तो वो वीक रात को 12 बजे ख़त्म होगा, अगला एक हफ्ता पूरा 7 वो 1 वो दिन, तो 8 मिनिमम है और मैक्सिमम 14 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप अपना उसके अंदर 8 या 14 के दरमियान, मिनिमम 8 मैक्सिमम 14, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी दिन मिलेंगे आपने उसके अंदर अंदर ये टैक्स जमा कराना है। क्यों भाई? क्योंकि स्टेट का पैसा है, ये आपने विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे पैसा कलेक्ट किया, ये आपका पैसा नहीं है। आपने जो चीज़ें बेची थी उसका पैसा आपको मिल चुका हुआ है, ये उसके अलावा का पैसा है जो आपको दिया गया है, इनकम टैक्स जो आपने दूसरों का काटा है। तो स्टेट अपने पास राइट रखती है कि वो अपने पैसे आपसे रिकवर करे, और आगे जाके जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी इसके अंदर अवेलेबल है। एग्जम्पशन लिमिट्स क्या जी? वो विद होल्डिंग पर्पस के लिए, अब या तो वो सेक्शन में गिवन है या एसआरओ में या फर्स्ट स्केड्यूल में या सेकंड स्केड्यूल में। जैसे आप सैलरी वाली भी बात हमने की, तो फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन को पेमेंट करेंगे तो 6 लाख रुपए तक जहां टैक्सेबल अमाउंट है एक साल में, तो 0% टैक्स होगा। 153 में जाएंगे, जो पहले एसआरओ के अंदर 586 के अंदर था, अब वो लिमिट आ गई है सेक्शन के अंदर। वो बताता है कि गुड्स अगर आगे वैसे आ भी रहा है वो क्वेश्चन, 25,000 पहले था जो 75,000 हो गया टैक्स
2019 से ऑनवर्ड, जो 20 पहला साल बनेगा, 19 या 20 से आगे आ रहा है। तो अब इस वक्त जो प्रेजेंट लिमिट है कि गुड्स में अगर आप 75,000 से ज़्यादा की पेमेंट करेंगे एक साल में एक पार्टी को टोटल, अब आप तोड़ के कर लें या जमा करके कर लें, और सर्विसेज में 30,000 रुपीज़ अगर आप एक साल में एक पार्टी को लमसम कर लें या आप किस्तों में कर ले जमा करके, अगर आप 30 से ऊपर गए तो आप उसका तब तक 30 से नीचे बराबर या कम होंगे तो टैक्स नहीं काटना, 75,000 में भी अगर बराबर या कम है तो टैक्स नहीं काटना। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो फिर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, जैसे 6 लाख सैलरी वाले को दिया गया है उसी तरह गुड्स और सर्विसेज की लिमिट दी गई है। अच्छा जी, 7th, इज देयर एनी एडजस्टमेंट अलाउड अगेंस्ट विद होल्डिंग इनकम टैक्सेस, जो आपका टैक्स काटना है। तो ये भी एक सवाल आ गया, क्या कोई इस समय कोई कमी बेशी हो सकती है? तो पहली बात तो ये है कि जो इनकम टैक्स का 149 सेक्शन है वो आपको बताता है कि अगर आपके स्पेसिफाइड टैक्स क्रेडिट्स और स्पेसिफाइड पेमेंट है, जैसे टेलीफोन में, गाड़ी में, मोबाइल पे मेरा टैक्स कटा हुआ है, बिजली के बिल में अगर कटा हुआ है तो उसका क्रेडिट आप अपने एम्प्लॉयर को दे के, कि जनाब मसलन आपने गाड़ी खरीद ली, आपने कहा जी गाड़ी मैंने खरीदी, उसके ऊपर मुझे 1 लाख रुपया टैक्स पड़ गया, तो आप अपने एम्प्लॉयर को जाके कहेंगे जनाब ये मेरा 1 लाख जमा हो गया, अब आपका मेरा जो टैक्स बनता है पूरे साल का वो बनता है 3 लाख रुपए, आपने ये 1 लाख उसमें से माइनस करना है और बाकी का जो 2 लाख है आपने मेरा काट के तो वो जमा करवाना है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, आपका काट 3 लाख गया है, बनता ही 1 है आपका, तो फिर आपका एम्प्लॉयर कोई भी टैक्स आपका नहीं काटेगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी लायबिलिटी जो है उसने जो काटनी थी वो जो है वो एडजस्ट या पेमेंट जो है वो हो चुकी हुई है। सो वो भी देख लें। प्लस 149 वो मैंने अब 236C में भी है कि कुछ लोग जैसे वो डिसीज्ड हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हैं, शहीद वाले हैं, उनको उन्होंने कहा हुआ है कि इन पे ये टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जहाँ जहाँ लॉ एग्जम्पशन आपको देगा, चाहे वो सेक्शन में, SRO में या सेकंड स्केड्यूल में या एल्सवेयर में, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये किसका टैक्स आप काटेंगे? जाहिर बात है अब पहली बात तो ये है कि जिसका आपने काटा, एम्प्लॉई को अगर पेमेंट करेंगे तो एम्प्लॉई का टैक्स है, उसको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप सप्लायर और अदरवाइज दूसरों के टैक्स काट रहे हैं तो उसको क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आज आपकी एक असेसमेंट होती है 2019 की, फर्ज कर लेते हैं आपकी 2019 में टैक्स डिफॉल्ट निकल आया 2 लाख रुपए, तो उस बंदे ने तो अपनी रिटर्न फाइल कर दी हुई है, तो ये जो 2 लाख रुपए आप जमा कराएंगे ये उस बंदे को क्रेडिट कैसे मिलेगा? क्योंकि वो तो रिटर्न फाइल कर चुका है। इस पे मैंने 1-2 क्वेश्चन और भी बनाए हैं, वो मैं आपसे जाके उसमें शेयर करता हूं। तो आगे आ रहे हैं क्वेश्चन 9। अब स्टेटस का होगा जो टैक्स कटेगा, मिनिमम टैक्स है, फाइनल टैक्स है, एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, ये क्या है जो मेरा पैसा कट गया? तो सेक्शंस पे डिपेंड करेगा, कुछ सेक्शंस में एडजस्टेबल है, कुछ में मिनिमम टैक्स है, कुछ में क्रेडिट नॉट अलाउड है और कुछ को FTR के अंदर कवर्ड किया गया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। 153 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है, ये कहने को विदहोल्डिंग सेक्शन है, लेकिन ये भी बता रहा है कि कब इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। अब एक ही वक्त में एक सेक्शन विदहोल्डिंग सेक्शन भी है और चार्जिंग सेक्शन भी बना हुआ है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स नहीं जमा करवाना, वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन एक ही वक्त में इसको ड्राफ्ट करते वक्त इसके अंदर दोनों चीज़ें ऐड कर दी गई। बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ आपके भी सवाल होंगे, वो भी बाद में अगर कवर नहीं होंगे तो फिर कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंपोर्ट के केस में। एक सवाल आ गया क्योंकि लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि जी इंपोर्ट में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? वो GD के ऊपर जो टैक्स आता है, तो उसका हमने GD पकड़ी, तो उसके ऊपर जो फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है वो ये है कि हायर ऑफ डिक्लेयर्ड और असेस्ड वैल्यू, हायर दोनों में से, दोनों वैल्यूज ना GD के ऊपर दी होती हैं, डिक्लेयर्ड भी और असेस्ड भी, दोनों में से हायर वैल्यू बाहर आएगी, उसके ऊपर हायर के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा, फिर उसके ऊपर सेल टैक्स आएगा और ऑल नॉन एडजस्टेबल एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करके तो फिर अल्टीमेटली आपका 148 में इंपोर्ट का टैक्स जो है आपका वो उस पर काटा जाएगा। अब यहां भी आप देख लें, उसने ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड कर दिए, सेल टैक्स ऐड करके उन्होंने टैक्स काटा है, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो वो इंपोर्ट साइड भी क्लियर कर रही है कि जब आप लोकल खरीदेंगे तो इंक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट पे टैक्स काटना है,
एक्सक्लूडिंग नहीं है। अब आपने जो इसकी स्टेटमेंट है विद होल्डिंग और एनुअल वो कब फाइल करनी है, एक सवाल अलग से बना दिया हमने ताकि वो चीज़ एटलीस्ट वो कवर हो जाए। तो आप क्वार्टरली स्टेटमेंट है 149 और 153 की, आप जिस क्वार्टर में है उसके ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द सेड क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर 20 अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 20 जनवरी। सो इस तरह करते करते आप क्वार्टर के बाद जो 20th डेट है वो लास्ट डेट है, उससे पहले भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वार्टर खत्म होगा तो आप करेंगे, खत्म होने के फौरन बाद पहली तारीख से लेके 20 तारीख तक आपके पास खुला टाइम है, आप अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो क्वार्टरली है वो जमा करा सकते हैं, लेकिन एनुअल नीचे है। एनुअल के लिए 1 मंथ है, तो जून है 31 जुलाई तक आपने एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो एप्लीकेबल है वो भी जमा, वैसे तो वो सामने है उनका, जमा करके आपने कराना है, लेकिन एनुअल को उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। अब अगर आप नहीं कराएंगे क्वार्टरली या एनुअल तो फिर डिफॉल्ट वो आपको फिर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आने से शुरू हो जाएगा। ये एक्टिव टैक्स पेयर कौन है इनकम टैक्स लॉ में, एक सवाल किसी ने कहा जी ये कौन है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं, या तो उसका नेम पाकिस्तान की ATL में इशूड बाय द बोर्ड ने किया हो, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल बोर्ड ने फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो तीनों के अंदर जो बंदा किसी एक में भी आ गया तो उसको एक्टिव टैक्स पेयर ही समझा जाएगा। आप सेक्शन 2 में जाके इसकी डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं। ये गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक सवाल आ गया कि जी वैसे तो 153 में इनको डिफाइन किया गया, मैं वही आपके लिए लेकर आया हूँ। गुड्स आप कैश में भी बेच सकते हैं, क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। सर्विसेज इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि अकाउंटेंट्स है, आर्किटेक्ट्स है, डेंटिस्ट्स है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, लॉयर्स हैं, इसी तरह अदर देन एज एन एम्प्लॉई, क्योंकि वो 149 में कवर है। कॉन्ट्रैक्ट में सिविल एंड मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, रेट आपका वही होगा जो फर्स्ट स्केड्यूल आपको बताएगा, वो रिड्यूस भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी है, एग्जेम्प्ट भी है और जो भी है। 14, अगर आप टैक्स नहीं काटते, जो मैंने पहले आपसे बात की, भाई मैं कहता हूँ एक बंदे ने कहा जी मैं टैक्स नहीं काटा, क्या होगा, आप मेरे साथ सलूक क्या करेंगे, मैंने कहा भाई जो अमाउंट है वो तो तुम दोगे। और भी चीज़ें हैं, रिकवरी ऑफ प्रोसीडिंग है, वो रेसिपिएंट से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं 162 सेक्शन में। आपका 21C में खर्चा डिसलो हो जाएगा, टैक्स नहीं काटा, पेनल्टी 182 की अपनी जगह पे है, डिफॉल्ट सरचार्ज 205 और प्रोसिक्यूशन 191 से लेके ऑनवर्ड जो है वो डिफरेंट डिफॉल्ट्स की आपके ऊपर आ सकती है। सो इसको पढ़ के या हर दफ़ा हम यही चीज़ तय करते हैं कि भाई कंप्लायंस ऑफ लॉ करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस करेंगे, चाहे अपना टैक्स है या दूसरे का टैक्स है, वो आप जमा कराएंगे। अगर कल को कोई केस खुलता भी है तो इतना ज़्यादा आप पे ऊपर स्टेक नहीं आएगा, लेकिन नॉन कंप्लायंट की अब जगह जो है ना, उसको तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन इतनी पड़ जानी है कि उतनी शायद आपको फीस नहीं मिलनी जितने उसको टैक्सेस पड़ जाएंगे। सो बेहतर यही है कि अब कंप्लायंस ऑफ लॉ करें, प्रोटेक्शन इसी में ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आप किसी भी जज के सामने खड़े होंगे, वो कहेगा भाई आपने कंप्लायंस की थी कि नहीं, ये बनता है कि नहीं बनता, ये बता। दूसरी बातें छोड़ दे, आप बनता है तो भाई जाके जमा करा दो, किस्तें करा लो, एडजस्टमेंट ले लो, कुछ भी करो, पेमेंट करो जाके। नहीं बनता तो भाई बता दो क्यों नहीं बनता आपका टैक्स। तो जितना सिंपल रखेंगे उतना सही रहेगा। जिद में आने की ज़रूरत नहीं है जी, नहीं पे करना, वो कानून आपका तो है नहीं, कानून तो सब के लिए है, वो तो सब पे इक्वल फुटिंग पे आएगा जब बनता होगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही थी कि एक बंदे ने इतना केस लंबा कर दिया, इतना केस लंबा कर दिया, पता नहीं उसने खुद ख्वाब देखे या उसको दिखाएंगे कि शायद मैं बच जाऊंगा, बट अल्टीमेटली उसको सारी कंप्लायंस जो है एंड पे विद पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के वो जमा करानी पड़ गई। तो बेहतर यही है जो स्टेट का पैसा बनता है भाई उसको दो और जान छुड़ाओ अपनी। अब टाइप ऑफ असेसमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, ज़बानी वैसे बात हो, एक वो है जो आपने टैक्स काटना है दूसरों का, और एक वो है जो आपका आपने अपना जमा कराना है। दो तरह की असेसमेंटें आपकी चल रही होती। फिर सवाल आ गया जी अगर मैं क्वार्टरली या एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो पेनल्टी क्या है। तो पेनल्टी की अमाउंट आपके सामने है, वो 182 में है, 5000 भी है। 90 दिन के अंदर कोई बंदा स्टेटमेंट टैक्स दे देता है, लेकिन वो इस तरह 2500 पर डे के हिसाब से मिनिमम भी है, और फिर 10,000 भी है। ये आप इसमें जाके देख सकते हैं।
अमाउंट रिकवर करने का तरीका क्या है टैक्स डिपार्टमेंट के पास? एक तो आपको शो काज नोटिस दे ओबीसी रिकवरी अंडर सेक्शन 161(1)(a) में, अगर अमाउंट क्रिएट हो गई तो डिमांड आपके सामने आई होगी, वो आपको 30 डेज का टाइम आपको मिलेगा। 30 डेज में या तो आप पेमेंट कर दें या अपील करके उनको बता दें। आपको पता होगा कि ये अब जजमेंट्स आई हुई है काफ़ी, कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट फोरम से आप जब तक गुजर नहीं जाते, तब डिपार्टमेंट का अपना भी ऐसा सर्कुलर है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जब तक टैक्स पेयर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट फोरम से उस पर ड्यू प्रोसेस में से नहीं गुजर जाता, उससे कोरेसिव मेजर जो है यूज़ करके रिकवरी ना की जाए। क्योंकि आपने खुद ही असेसमेंट किया, खुद ही रिकवरी करने बैठ गए, तो आप अपने ही जज खुद ही बन गए। इसलिए इंडिपेंडेंट जज से गुजरना ज़रूरी है ताकि वो तय करें। उसके बाद अगर आप गुजर गए तो फिर आपको आगे स्टे लेना पड़ेगा, वरना डिपार्टमेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि वो आपसे रिकवरी कर सकता है। ये भी तब है अगर अपील फाइल की हो और प्लस आपने उसके साथ लेटर मार्क किया हो कि जनाब इंडिपेंडेंट फोरम है, मुझे रिलीफ एक्सपेक्टेड है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो मुझे आप ये अभी रिकवरी ना करें। इवन आप अगर सेकंड अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो आपको स्टे नहीं देते तो तब भी डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि इवन के आप रेफरेंस में गए हुए हैं वो आपकी रिकवरी कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है जी? प्रेजेंट मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल थ्रेश, वो ये जो मैंने पहले आपको बताया था गुड्स का वो 75,000, ये फाइनेंस एक्ट 2018 है जी। 19 से ये लिमिट बढ़ के 25 से, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग आई थी, तो 25 को 75 पे ले गए और 10 को 30 पे ले गए। सो अगर आपकी टैक्स ये 2018 से पहले की या 18 की असेसमेंट हो रही है तो लिमिट 25 और 10 है गुड्स और सर्विसेज के लिए। उसके बाद की है तो वो 75 और 30 होगा, इसको भी जेल में रखिएगा। ये कहीं कहीं पे पेमेंट चूँकि बिलो टैक्सेबल लिमिट होती हैं तो उस पर फिर टैक्स अप्लाई नहीं होता। सैलरी के लिए क्या जी? एप्लीकेबल टैक्स जो आपका है एवरेज रेट आपको पता है वो है, लेकिन इसके साथ में एक और भी है कि अगर आप डायरेक्टर फी या मीटिंग फी पे करेंगे डायरेक्टर को, उसी सेक्शन के अंदर 20% रेट भी दिया गया है कि उस मीटिंग फी के ऊपर आप 20% टैक्स काट के पे करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये फिर जाएगा किधर? मसलन एक एग्जांपल छोटी सी बना लेते हैं। एक बंदे की डायरेक्टर की तनख्वाह है 1 लाख रुपए पर मंथ, 12 लाख बन गया उसका। अभी इस वक्त 6 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो मेरा ख्याल है 5% है टैक्स, जो आपका 30,000 रुपये टैक्स ये बनेगा 6 लाख रुपए पे। उसको मीटिंग फी भी आपने 1 लाख रुपए अलग से पे की है 12 लाख के अलावा, तो उस 1 लाख के ऊपर 20% जो 20,000 टैक्स बनता है वो काट के आपने जमा कराना है 149 सेक्शन में। अच्छा, जब वो रिसीव करेगा उसने 12 लाख एक लिया, 1 लाख आपसे एक लिया, ये अदर इनकम में नहीं जाएगा, इसने सैलरी इनकम में ही रहना। 13 लाख पे वो टैक्स निकालेगा और जो आपने उसका 30,000 एक काटा और 20,000 एक काटा, 50,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर एक्सेस पेमेंट हुई तो रिफंड आ जाएगा, अगर लायबिलिटी निकली तो आपको पेमेंट जमा करानी पड़ेगी। ये वही जी टाइम लिमिट क्या है? असेसमेंट रिकवरी आपसे कब तक वो कर सकते हैं असेसमेंट की प्रोसीडिंग? तो 6 ईयर एज हेल्ड बाय एप्लीकेट बॉडी जजमेंट। इसमें मैं आखिरी सेकंड या सेकंड लास्ट है उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी लैंडमार्क जजमेंट्स में रेफर कर दी हुई है जो पेंथर टायर वाली है। कितना टारगेट अचीव होता है आपको इनकम टैक्स में? आपको पता है 75% से ज़्यादा जो टैक्स है, कुछ लोग 80-85 पे भी चले जाते हैं कि मोस्ट मेजर जो पार्ट है इनकम टैक्स में वो विद होल्डिंग टैक्सेस के थ्रू आता है। बाकी वो जो ऑडिट होता है अमेंडमेंट करके तो रिकवरी उसमें से पूरी कर लेते हैं। ये वही है। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या जी आपका? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर एक बंदा पेमेंट लेट जमा कराता है तो मुझे डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होगा, और अगर मेल ये वो पैसा जो आपने स्टेट को देना है और अगर मेरा रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ आ गया तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों को हमने बिठा दिया एक सीट में, भाई तुम्हें क्या मिलेगा और इसको क्या मिलेगा। तो अगर आपकी तरफ पैसा निकला तो उन्होंने कहा 12% है, अभी ना 205 सेक्शन में अमेंडमेंट हो गई है, 161 में उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की, तो 12% है पर एनम या काइबर प्लस 3% विच एवर इज हायर। ये है जो आपने स्टेट को डिफॉल्ट सरचार्ज देना है जब बनेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। वो जो 14 दिन जो मैंने आपको पहले बताए थे या 8 दिन, वहां से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक। और अगर आपका निकल आया तो उन्होंने लिखा काइबर प्लस 0.5%।
तो कंपनसेशन जो आपको दी जाएगी वो आपकी काइबर प्लस 0.5% है। और अच्छा हमेशा ये जो रेट होता है ना, ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये 12 के अंदर अमेंडमेंट क्यों आई, हमेशा जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का रेट है वो बैंक रेट से ऊपर रखा जाता है। अच्छा आपको पता है कि जजमेंट्स आ चुकी है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस नहीं आपने करनी है, ठीक है, टैक्स की प्लानिंग आप कर सकते हैं कि बेस्ट स्ट्रक्चर आप बनाएं, लॉ के अंदर रहते हुए कितना टैक्स जो है एक बंदे का उसको रिलीफ मिल सकता है। मसलन कुछ लोगों को ये पता ही नहीं था कि मेडिकल अलाउंस 10% तक एग्जाम्प्ट है, तो वो ग्रॉस पे टैक्स काटी जा रहे थे। मैंने कहा यार इस एम्प्लॉई तो बेचारे को इसको तो रिलीफ दे दो, उसको तो सारी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, टैक्स भी कट रहा है। तो जो लॉ के अंदर बेनिफिट है इनका ब्रेकअप आप बेसिक सैलरी बना दें और अलाउंसेस डाल दें उसके अंदर मेडिकल अलाउंस, ताकि उसको कम से कम कुछ तो रिलीफ उसको मिल जाए 10% का, और वो भी लेजिटिमेट है। जो मोड्स ऑफ कलेक्शन है जी, वो आपको पता है कि आपका टैक्स कलेक्ट करने का रिटर्न है और दूसरों का कलेक्ट करने के लिए 148 से लेके ऑनवर्ड जितने फिर ट्रांजिशनल प्रोविजंस के सेक्शन उनके पास अवेलेबल है, वो इसको मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया। ATL की लिस्ट आपको पता है कब अपडेट होती है जी, अब 2024 की रिटर्न की बेस पे 1 मार्च 2025 को रिटर्न आप जो है वो पोर्टल जो है वो जो अपग्रेड होगा कि जी उसके मुताबिक फिर आपका ATL या नॉन ATL में, अभी 2023 की बेस पे आपकी जो रिटर्न जो है वो ATL जो है, अच्छा रियल टाइम पे कर दिया, ठीक है। कॉमन इश्यूज क्या जी रिलेटेड टू विद होल्डिंग इनकम टैक्स के, लेकिन वहाँ लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर रहेगा। अगर रियल टाइम भी आ गया तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि ये लेट फाइलर तो नहीं है, वो पॉइंट अपनी जगह पे है। बाकी वो सरचार्ज का आपको पता है 1000 और ऑनवर्ड करके जितना जो एप्लीकेबल है वो 10 और 20,000, AOP ने 10,000 और कंपनी ने 20,000 जो है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है लेट का, ताकि वो ATL की लिस्ट में आ जाए। रियल टाइम तो है लेकिन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज साथ ये साथ ऐड कर लें। कॉमन इश्यूज क्या जी रिलेटेड टू विद होल्डिंग स्टेटमेंट के, पहली बात तो यह है कि विद होल्डिंग जो इनकम टैक्स है वो काटा नहीं जाता। नंबर 2, या इनकरेक्ट रेट अप्लाई कर दिया जाता है। इफेक्ट ऑफ फाइलर और नॉन फाइलर जो है आपको पता है आगे वो जो अब तो ATL और नॉन ATL है वो नहीं चेक किया जाता, क्योंकि हो सकता है कि वो क्लाइंट आगे नॉन ATL में शामिल हो तो रेट उसके मुताबिक होगा, और फिर स्टेटमेंट नहीं फाइल की जाती, और फिर अगर चेक दिए जाते हैं तो वो ड्यू डेट के बाद के होते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स है, इससे ज़रा बंदा परहेज करे ताकि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और चीज़ों से बच सके। ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है जी, आपके सामने है। फाइन और इम्प्रिजनमेंट है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जी कि अगर हम कंप्लायंस बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी पड़ जाए, तो मैक्सिमम क्या होगा, तो फिर ये आपके पास फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, वो फेलुअर ऑफ विद होल्डिंग जो टैक्स प्रोविजन है उसकी करेंगे। फेलुअर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स है, इसी तरह फिर मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। और अभी रिसेंटली आपको पता है इस बजट में अगर आप इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट या इंफॉर्मेशन नहीं आप प्रोवाइड करेंगे या मिसलीडिंग करेंगे तो मिनिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए आपको पता लग गया होगा कि 182 सेक्शन में की गई है। लेकिन ये मिनिमम है, अगर 10% ऑफ द टैक्स जो आपने टैक्स बचाया है उसकी परसेंटेज या 5 लाख विच एवरेज जो हायर अमाउंट है वो आपको पड़ जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि जितना अच्छा आप काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको बचत होगी और उतने ही आपको ऑडिट करवाने में और विद होल्डिंग या बाकी कंप्लायंस करने में आसानी रहेगी। वॉलंटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है जी, कंप्लायंस ऑफ क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट की। अब इसमें एक ये भी चीज़ है कि अब फॉर्मेट तो आपको पता है आपने तो फीड करना नहीं, वो तो ऑलरेडी स्टेटमेंट अपलोड हुई है, उसके फॉर्मेट के मुताबिक चीज़ें उसके अंदर फीड करें। उसमें एक चीज़ जो हम लोग देख रहे थे कि उसमें एज सच एग्जम्पशंस रिमार्क्स के अलावा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। आपने टैक्सेबल अमाउंट डालनी है सीधी और उस पर जितना टैक्स बनता है वो आपने कैलकुलेट करके तो उसको ऑफर करना है। इसमें पर्टिकुलर्स पूरे डालें, बेहतर यही है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो बिलो टैक्सेबल लिमिट वाली अमाउंट्स होती है वो इसमें शो नहीं करते, ऑल्दो लीगली ये रिक्वायर्ड है, लेकिन बाद में आप उसकी रिकंसिलिएशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लीगल प्रोविजंस क्या जी, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, आपने टैक्स काटा या नहीं काटा, आपको निल की विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है, वरना उसकी वो पहले नहीं था ऐसे, ये बाद में चेंज हुआ, वरना इसकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आगे शुरू हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ विद होल्डिंग इनकम टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट क्या होगा। अब यहाँ
ये है, देखें बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉई है, आपने उसका टैक्स नहीं काटा, उसने विद द रिटर्न अपना टैक्स जमा करा दिया, तो आपको वर्ष ये है कि आपसे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन आपसे प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक टैक्स 2 दफ़ा चार्ज नहीं किया जा सकता। 73 या 69 सेक्शन है, उसमें ये लिखा भी हुआ है। आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और लेट पेमेंट या नॉन पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग से आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। इस पर भी जजमेंट साहब को पता आई हुई है। अगर मेरे 2019 में मेरा डिफ़ॉल्ट निकल आता है, फ़र्ज़ करें 2 लाख रुपए, लेकिन पीछे मेरे रिफंड पड़े हुए 2 लाख से ज़्यादा के, एक्सेस पेमेंट हुई हुई है। इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जो अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा। पॉइंट ये था कि अगर मेरा एक्सेस पेमेंट पीछे पड़ी हुई है 10 लाख रुपए 2018 तक, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, विद द रिटर्न जो मैंने फाइल की है वो आ रहा है, मुख्तलिफ सालों में 2 लाख 1 लाख करते करते मैं 10 लाख तक आ गया कि जी टोटल मेरा एक्सेस पेमेंट है 10 लाख रुपए। 2019 की असेसमेंट हुई रिकवरी की, मेरी तरफ फ़र्ज़ कर ले 3 लाख रुपए निकल आता डिफ़ॉल्ट, मैंने नहीं टैक्स काटा लोगों का। अब करना क्या है? अब एक पार्टी ये कह रही है कि जनाब जब तक आपका रिफंड डिटरमिन्ड नहीं होगा तब तक आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब आपने करना ये है कि आप 2 सेक्शंस पढ़ेंगे, 120 का 1 का बी, जो ये कहता है कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो ऑल पर्पसेस के लिए डीम टू बी असेसमेंट ऑर्डर होगा। लेकिन जैसे ही 171 सेक्शन में जाएंगे, वहाँ जाके वो ये कहता है कि अगर आपने रिफंड लेना है डिपार्टमेंट से, तो रिफंड जब तक आप अप्लाई करके क्रिएट नहीं करवाएंगे, उस पर्पस के लिए ये रिटर्न डीम टू बी ऑर्डर नहीं होगी।